हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि जो ओल्ड आई दृष्टि है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इस ओल्ड आई दृष्टि में मैं सारी चीज़ें अपडेटेड करा रहा हूँ। मतलब अभी जो महीना चल रहा है हम लोग का, जून का महीना, 8 तारीख चल रही है, तो आपको जो भी डेटा मिलेगा वो आज तक का मिलेगा। ठीक है, अगर वो आज के बाद अपडेट होता है तो सॉरी, वो चीज़ें अभी नहीं मिलेंगी। एग्जामिनेशन से पहले जो आई दृष्टि आएगी उसको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वादों के साथ मैं बार बार आपके बीच में आ रहा हूँ, और जो भी स्टूडेंट्स इसको लाइक कर रहे हैं उनके कमेंट्स को भी यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की जाती है। तो पहला प्रश्न जो आज हम लोग लेंगे, जहाँ तक कल हमने छोड़ा था वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुछ 112 तक के प्रश्न शायद किए थे, 14 तक के किए थे। तो अब 115वां क्वेश्चन है यहाँ पर। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा शहर विश्व का सबसे महंगा रहने योग्य शहर है? तो मर्सर एक संस्था है जिसने जो है जारी करती है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में सिटी रैंकिंग वो जारी करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा मोस्ट एक्सपेंसिव लिविंग सिटी है वर्ल्ड का। तो सबसे एक्सपेंसिव जो लिविंग सिटी है वो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि वो आपका है हांगकांग। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और पिछले कुछ वर्षों से हांगकांग जो है सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी बनी हुई है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि मर्सर द्वारा जारी एक कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट आई, जिसमें सिटी रैंकिंग 2023 में हांगकांग रैंक 1 के साथ विश्व में सबसे रहने योग्य सबसे महंगा शहर है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर की कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। विश्व के दो सबसे सस्ते शहरों में कराची और इस्लामाबाद, जो कि दोनों पाकिस्तान में है, पाए जाते हैं। भारत के 7 शहरों को रैंकिंग इसमें प्रदान की गई है, मतलब भारत के 7 शहर इसमें शामिल है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत 127वें स्थान पर रहा। पहला कथन ये दिया हुआ है। दूसरा कथन दिया हुआ है वर्ष 2022 वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की सूची में भारत 135वें स्थान पर था। सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई कि इंडिया रैंक 127th इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 एंड इंडिया वाज रैंक 135th इन द 2022 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट लिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी भी प्रश्न को करने से पहले आप प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे और ये चीज़ जरूर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बात है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से रिलेटेड, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इंडिया की जो रैंक थी वो 127 थी जो 2023 की रिपोर्ट थी उसमें, और इंडिया जो है उसके पहले की रिपोर्ट में 135th पोजीशन पर था। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखना है क्योंकि इसका डेटा पुराना है और कोई नया डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो इसमें देख लेना है कि 2023 में रिपोर्ट आई, 146 देश थे और 146 देशों में भारत की रैंकिंग थी 127। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। 2022 का डेटा इस समय याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि पूर्ण लैंगिक समानता को, यानी कि जेंडर इक्वलिटी को प्राप्त कर पाया हो। ठीक है, तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है। इन बातों को लेकर के काफ़ी चलता रहता है, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। और आपको पता है कि अभी 106वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना है उसमें भी महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात की गई है। आपको पता भी है, उसको कवर भी कराया गया है, पहले ही लेक्चर में कवर कराया गया है। जिन भी मित्रों ने वो लेक्चर नहीं देखा है जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों आई दृष्टि के नाम से, आप सर्च करके उन चीज़ों को देख सकते हैं। अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर तक 2024 तक, मतलब पूरे एक साल की न्यूज़ को कवर करने का प्लान है, जिससे कि कोई भी प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में आने वाला करंट अफेयर्स से बेसिकली छूटे मत। हालांकि कोशिश करता हूं मैं, या टीम के द्वारा कोशिश की जाती है कि कुछ एड ऑन इसमें पहले से ऐड किए जाए, फिर मैं उसको देख करके अपडेट करता हूं, एक प्रॉपर नोट्स बनाता हूं, फिर आप लोगों के सामने आता हूं। ठीक है, तो कोशिश की जाती है कि गलती ना हो, लेकिन अगर कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर यहाँ पर कुछ गलती हो गई आपसे, या कोई डेटा मिसिंग है। डेटा गलत होना ज़्यादा अपराध है, तो वो चीज़ें अगर कभी अगर हो जाती है, वैसे होती नहीं है। ठीक है, तो मैं क्योंकि कल भी बताया कि 99.99% में मेरी कोशिश होती है कि सही चीज़ें आपके सामने लेकर के आई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 जारी की गई, जिसको वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बोलते हैं या रैंकिंग बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी कॉम्पिटिटिवनेस पैरामीटर्स, तो पूछ रहा है कितने मानदंड हैं, कितने पैरामीटर हैं जो कि इस सर्वे को कंडक्ट करने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कितने मानदंडों के आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया है, प्रश्न पूछता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 64, 12, 336 और 112। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 336 टोटल पैरामीटर होते हैं
ये कौन सी भी रैंकिंग थी? तो ये आपकी 49वीं रैंकिंग जो है ये थी। 49th वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स था ये, ठीक है। और ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा यानी कि IMD द्वारा जो है जारी किया जाता है। 336 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंड यानी कि 336 कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बेसिस पर या पैरामीटर्स के बेसिस पर टोटल जो वर्ल्ड की 64 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका सर्वेक्षण किया गया और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर रहा। उसके साथ साथ दूसरे पे आयरलैंड और तीसरे पर आपका जो है स्विट्जरलैंड रहा। और ये 3 स्टेट भी मैं लिख देता हूँ, कंट्रीज़ 1, 2 और 3 पर कौन है? तो पहले पर है डेनमार्क, हिंदी में डेनमार्क लिख लीजिएगा। दूसरे पर है आयरलैंड जिसने काफ़ी लंबी छलांग लगाई, पहले ये 11वें स्थान पर हुआ करता था। और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। स्विट्जरलैंड के लिए ज़्यादा जगह नहीं बची है, चाहे रुकिए मैं लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो है तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर जो 64वीं रैंकिंग मिली है वो वेनेजुएला को मिली है, ठीक है। वेनेजुएला को मिली है। वेनेजुएला क्या है? वेनेजुएला आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसके पास बहुत सारा ऑयल रिजर्व है। कुछ वर्ष पहले जो है ये डेट में था, 2022 तक वो क्राइसिस चली, इन्फ्लेशन क्राइसिस, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये उबर चुका है। बात आती है अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किस देश को अरब लीग में 12 वर्षों बाद पुनः शामिल किया गया है? तो सीरिया वो कंट्री है, डायरेक्टली लगाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। सीरिया वो कंट्री है जो कि 2011 के आसपास में इसको वो कर दिया गया था, आपका सस्पेंड कर दिया गया था। एक अरब लीग की बैठक बैठी थी और वहाँ पर सीरिया को सस्पेंड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो भी वॉर और ब्लडशेड हो रहा था, जो आपका खून खराबा हो रहा था, उस पर जो तत्कालीन वहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है बशर अल असद, वो कोई भी उस पर रोक नहीं लगा पा रहे थे या उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिससे आसपास के देशों में भी उस कारण से तनाव हो रहा था। तो जो अरब लीग है, अरब लीग बेसिकली है क्या? अरब लीग जो है अरेबियन लैंग्वेज बोलने वाले एशिया और अफ्रीका के कंट्रियों का समूह है। तो इन देशों ने एक बैठक की और उन्होंने क्या बोलेंगे कि पूर्ण बहुमत से जो सीरिया था उसको अरब लीग से सस्पेंड कर दिया। तो अभी फिर से शामिल हो गया है 12 साल बाद। और अरब लीग जो बनी वो आपकी 1945 में बनी थी, काहिरा में, ठीक है, काहिरा या कायरो में बनी थी। चलिए, स्टार्टिंग में 7 मेंबर थे और अभी जो है टोटल 22 मेंबर है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अरब में 22 अरब देश शामिल है। 2023 में अरब लीग को 12 वर्षों बाद सीरिया को पुनः संगठन में शामिल कर लिया गया है और 2011 में सीरिया को निलंबित कर दिया गया था। रीज़न क्या था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगली बात आती है, म्यांमार में मोचा चक्रवात आया, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मोचा चक्रवात आया, उससे उत्पन्न आपदा से राहत के लिए मई में 2023 में भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए कुछ ऑपरेशन की शुरुआत की। उस ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लेंगे कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन 18th May 2023 टू हेल्प म्यांमार फॉर रिलीफ फ्रॉम द डिजास्टर कॉज्ड बाय साइक्लोन मोचा इन म्यांमार। तो ये जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन अजय जो था वो मैंने पूछा था कमेंट बॉक्स में, या गंगा के बारे में पूछा था, यूक्रेन से जो भारतीय लाए जा रहे थे उनसे रिलेटेड ऑपरेशन मैंने पूछा था, तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी आया था। उस ऑपरेशन का नाम था आपका गंगा। ऑपरेशन अजय जो अभी इजराइल अटैक्ड जो एरिया था वहाँ से जो भारतीय लाए जा रहे थे उसका नाम ऑपरेशन अजय था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। बात कर लेता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो मोचा चक्रवात से उत्पन्न राहत आपदा जो था, आपदा राहत के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी, म्यांमार की सहायता करना चाहता था और इसमें कई सारे पोत भी गए थे, जैसे शिवालिक, कामोर्ता, सावित्री। मैंने घड़ियाल का नाम उस दिन नहीं बताया था, तो INS घड़ियाल भी गया था। एक चीज़ और बताता हूँ कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो कि ऐसे किसी भी साइक्लोन या चक्रवात का नाम पहले से रख के रहती है। जैसे जितने भी आपके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज़ हैं, उन सारी कंट्रीज़ से नाम जो है ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ नाम बांग्लादेश के द्वारा ले लिया गया है, कुछ नाम भारतीयों के द्वारा ले लिया गया है, कुछ नाम ओमान के द्वारा लिया गया है, यमन के द्वारा लिया गया है। सबके द्वारा जो है कुछ नाम पहले से ही ले करके और कैटेगरी वाइज जो है लिस्टिंग कर लेते हैं उसकी। आप जब WMO की साइट पर जाओगे या ऐसे डाल दो कि इन फ्यूचर कौन कौन से साइक्लोन
आएंगे उनका नाम क्या होगा, ठीक ना। जैसे व्हाट विल बी द नेम ऑफ द साइक्लोन्स दैट कम्स इन फ्यूचर, ऐसा कुछ अगर करके डालोगे आप तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में आप सर्च भी कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ तक के तूफान आ चुके हैं, और अगर नेक्स्ट तूफान आता है तो ये नाम दिया जाएगा, ये इस कंट्री के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो उस हिसाब से जो आपका मोचा चक्रवात था, इसका नाम आपका आई थिंक तो यमन ने दिया था, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा एक अभी जो न्यूज़ में काफ़ी रहा है उसका नाम है रेमल साइक्लोन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। रेमल साइक्लोन क्या है। रेमल को रमल भी बोलते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रेमल है, उससे कोई मतलब नहीं है। नाम किसने दिया, तो इसको ओमान ने नाम दिया, ठीक है, जो कि अरेबियन पेनिनसुला की कंट्री है, और हॉर्मुज के पास ईरान और ओमान को ही हॉर्मुज स्ट्रेट जो है कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है, जो भी बोल दीजिए। जो ओमान ने रेमल नाम दिया है, तो ओमानी लैंग्वेज में या जो भी लैंग्वेज उनकी होती है उसमें इसका नाम होता है सैंड, ठीक है। फिर बात आती है कि ये साइक्लोन कहाँ ज़्यादा इफेक्ट किया, तो इसने भारत और भारत के साथ जो ये बांग्लादेश लगा हुआ है, ठीक है, इन इलाकों को ये ज़्यादा अफेक्ट किया। फिर एक बात और आती है कि प्री मानसून का मतलब मानसून अभी नहीं आया है, हालांकि 5 जून क्रॉस हो रहा है, लेकिन प्री मानसून का ये पहला चक्रवात है, ठीक है। इससे पहले कोई अभी इस इलाके में चक्रवात नहीं आया। तो रीमल नाम भी याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में जारी वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा, ये बताना है कि विच कंट्री रैंक्ड लास्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में भी बहुत सारे देश और वहाँ के जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं देशवासी, वो किसी ना किसी माध्यम से एक स्लेवरी में जी रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डिजिटल स्लेवरी हो या वास्तविक स्लेवरी जो कि दिखाई देती हो। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री लास्ट में है। तो नाम के अकॉर्डिंग तो सारी कंट्री ऐसी ही लगती हैं स्विट्जरलैंड को छोड़ करके, और उस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया वो कंट्री है जहाँ पर ग्लोबल स्लेवरी के माध्यम से सबसे पहले नंबर पर ये आती है। अगर बात करें बॉन्डेड लेबर की भारत में बंधुआ मजदूरी की, तो भारत में 1976 में एक एक्ट आया जिसका नाम है बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन, ठीक है। बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट आया 1976 के अलावा। इसके अलावा आर्टिकल 23, ठीक है, जो है वो बलात् श्रम का निषेध करता है। आर्टिकल 23 क्या करता है, फोर्स्ड लेबर का प्रोहिबिट करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 को वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया था। महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप इसको जान सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व के अनुमानित 50 मिलियन लोग अत्याधुनिक या आधुनिक दास्ता की स्थिति में हैं। सूचकांक में 160 देशों को शामिल किया गया, जिसमें अंतिम 160वें स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा और पहले स्थान पर नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने कई बार क्वेश्चन पूछा लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं। मैंने क्वेश्चन पूछा कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है, विच लाइन सेपरेट्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। आंसर आने तक मैं क्वेश्चन बार बार पूछूंगा। मैंने मैपिंग के में भी पूछ रखे हैं, जो मैं न्यूज़ थ्रू मैप्स करके एक सीरीज़ 3-4 लेक्चर्स की ला रहा हूँ यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप लोग आंसर जब तक नहीं करोगे तब तक पूछता रहूँगा। किस संस्थान द्वारा वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 जारी की गई। तो संस्थान जो है वो एक तरह का थिंक टैंक है जिसका नाम है एम्बर। एम्बर ने क्या जारी किया, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। याद रखेंगे, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए को सबसे ज़्यादा चाइना को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बाद उसको फॉलो करता है आपका यूएसए और उसको फॉलो करता है इंडिया। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनको ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। एम्बर जो है वो जारी करती है। तो अप्रैल 2023 में जारी हुआ था। हालांकि रिपोर्ट पुरानी है, कोई नई संस्करण आई नहीं। तो एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जिसका नाम है एम्बर, ठीक है, मतलब फ्री बॉडी है जिसका नाम है एम्बर, उसके द्वारा जारी किया जाता है। 78 देशों को इन लोगों ने शामिल किया था और चीन, अमेरिका और भारत क्रमशः जो है विद्युत मांग करने वाले 3 देश थे। हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व के महानतम स्थलों की सूची जारी की गई, जिसमें मयूरभंज एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है,
तो पूछ रहा है किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। वही चीज़ सिमिलर इंग्लिश में पूछा हुआ है कि मयूरभंज विच वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डेस्टिनेशन बाय टाइम मैगजीन। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किया गया है और ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डेस्टिनेशन है। तो पूछता है कि मयूरभंज कहाँ लोकेटेड है, किस स्टेट में। तो इसका आंसर, जिन भी लोगों को थोड़ा बहुत मैपिंग का आइडिया होगा उन्हें पता होगा कि मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में स्थित है। बात यह है कि केवल टाइम मैगजीन में इसी को शामिल नहीं किया गया, इसके साथ में आपके लद्दाख को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो लद्दाख प्लस मयूरभंज को शामिल किया गया। अब शामिल क्यों किया गया, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो मयूरभंज में नोट डाउन कर लीजिएगा, मयूरभंज में आपके रेयर टाइगर्स हैं, रेयर टाइगर्स। ठीक है, और उसके साथ एंशियंट टेम्पल, मतलब दुर्लभ बाघ तथा प्राचीन मंदिर। तो इस कारण जो है आपका मयूरभंज शामिल हुआ। लद्दाख क्यों हुआ, तो लद्दाख को एडवेंचर और ईटिंग हैबिट के कारण शामिल किया गया। लद्दाख एडवेंचर और ईटिंग हैबिट के लिए वहाँ पर शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये दो प्लेसेस हैं जिनको 50 महानतम स्थलों की सूची में टाइम मैगजीन ने जो है लास्ट ईयर शामिल किया था। अगर इसका डेटा फिर से कोई नया डेटा आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बार बार मैं यही कहता हूँ कि स्थिर होकर लेक्चर को सुनिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी अधिकारी के पोस्ट पर जाने वाले हो या अधिकारी बनने की अपने अंदर से कुछ प्रेरणा रखते हो और फिर आपके अंदर घबराहट इतनी ज़्यादा है, तो घबराहट से काम नहीं चलेगा। कल को बड़े बड़े टास्क करने होंगे, अगर आप घबरा जाओगे तो डिसीजन कौन लेगा। तो आराम से इसको देखिए। मैं आपको बार बार अश्योर कर रहा हूँ कि अभी जून चल रहा है, अक्टूबर से पहले इस वर्ष की पूरी न्यूज़ आपकी कवर हो जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के किस संस्करण को लॉन्च किया गया है। तो जब ये संस्करण आया तो उस संस्करण का जो वर्जन था, मतलब जो संस्करण था, वो आपका 10वां संस्करण था। ठीक है, लेकिन अभी जो नया संस्करण किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा नहीं दिया गया है। मैंने देखा कि कुछ समय पहले उसका एक वेबिनार हुआ था, उससे मैं कुछ डेटा आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले इसका आंसर जान लीजिए कि जो 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस था, जिसको बोलते हैं IEP, ठीक है, उसके द्वारा आपका दिया गया 10वां संस्करण। ठीक है, जिसमें ये दिखाया गया कि आतंकवाद से प्रभावित पिछले कई वर्षों से सबसे ज़्यादा कौन सा देश है, अफगानिस्तान। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने वेबिनार देखा, वेबिनार में ये समझ में आया कि इस वर्ष किसी और देश ने उसको सुपरसीड कर दिया है। ठीक है, पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 2023 में जो डेटा आया उसके अनुसार इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स जो है वो आपका 2023 के 10वें संस्करण को रिलीज़ किया गया। इसमें 163 देशों को शामिल किया गया और उसका अध्ययन और विश्लेषण किया गया, मतलब उसकी स्टडी किया गया, उसको फिर सिंथेसाइज किया गया। इसमें शामिल इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह था। क्या नाम था? इस्लामिक स्टेट। ठीक है, भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर सहित 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों में शामिल कर दिया गया। तो भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर सहित 71 देश ऐसे थे जिनको 0 स्कोर दिया गया। अफगानिस्तान आतंकवाद में सबसे प्रभावित देशों के रूप में दिखाया जाता रहा और भारत को 13वां स्थान दिया गया। लेकिन जो प्रेजेंट आंकड़े हैं, जो अभी मतलब ऐसे कोचिंग्स के द्वारा या मैगजीन्स के द्वारा रिलीज नहीं किए गए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर इस समय बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो। ठीक है, और भारत की जो रैंकिंग की बात चल रही है वो है 14th रैंक। तो कहीं नोट डाउन करिएगा, जो 11th वर्जन है इस रिपोर्ट का, जो 11th एडिशन है इस रिपोर्ट का, करप्शन नहीं, क्या नाम था, आतंकवाद, क्या बोलते हैं आतंकवाद को, टेररिज्म इंडेक्स का, उसमें जो है बुर्किना फासो को फर्स्ट नंबर दे दिया गया है और 14वें नंबर पर भारत को रखा गया है। चलिए, फिर आज का लास्ट प्रश्न यहीं पर लेते हैं, ज़्यादा लेक्चर ये बड़ा नहीं होगा। किस फिल्म को हाल ही में घोषित 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एट द रिसेंटली अनाउंस्ड 95th ऑस्कर अवार्ड? तो
ये जो ऑस्कर अवार्ड है उसका जो मतलब मिला था 95वां, उसके लिए सबसे बेस्ट फिल्म थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, तो इसको आपका अवार्ड मिला। लेकिन अभी चूंकि मार्च में नया अवार्ड आ गया है तो उसके बारे में यहाँ डेटा देना हम लोग का काम है। जैसा मैं कहता हूँ कि डेटा अपडेट कर दिया जाएगा। तो 95वें ऑस्कर पुरस्कार तो मिला आपका ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको याद रखेंगे, जर्मनी की मूवी थी। अभी आ गया 96th ऑस्कर अवार्ड। तो 96th ऑस्कर किसको मिला? तो 96th ऑस्कर मिला आपका ओपेन हाइमर को। ओपेन हाइमर को 96वां ऑस्कर पुरस्कार मिला। अगर सॉन्ग की बात की जाए कि किस सॉन्ग को मिला, तो बेली एलिश का एक गाना था, व्हाट वॉज आई मेड फॉर। ठीक है, व्हाट वॉज आई मेड फॉर करके बेली एलिश का गाना है। ऐसे जो सॉन्ग्स होते हैं या जो मूवीज़ होती हैं उनको जरूर देख लिया करिए, फिर याद करने की ज़रूरत है, सच पड़ती नहीं है। ठीक है, फिर अगर बात किया जाए कि एक्ट्रेस जो है जिसको मिला, तो एक्ट्रेस का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्ट्रेस का नाम है एमा स्टोन। एमा स्टोन किस मूवी के लिए मिला? तो पुअर थिंग्स के लिए मिला, पुअर थिंग्स के लिए। और आपको पता है कि जब ओपेनहाइमर के लिए मिल गया है तो जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें पता होगा कि इसी का एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग किया है, तो उनका नाम है आपका सिलियन मर्फी। आपने कई सारी मूवी में सिलियन मर्फी को एक्टिंग करते देखा होगा, ज़बरदस्त एक्टर है। ठीक है, डायरेक्ट कौन किया था ओपेनहाइमर को? तो डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा स्टाइलिस्ट हो गया, क्रिस्टोफर नोलन। तो क्रिस्टोफर नोलन जो है उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो इतना सारा डेटा मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए। अगर आपको मोर देन वन भी पूछता है कि जैसे पहला स्टेटमेंट देता है 95वें के बारे में और दूसरा स्टेटमेंट देता है 96वें के बारे में, तो 95 के बारे में तो ज़्यादा डेटा मैं नहीं लेके आया हूँ क्योंकि पुराना हो गया था, तो बस मैंने मूवी का नाम ही रहने दिया है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। काफ़ी फेमस थी ये मूवी। और दूसरा 96 के बारे में मैंने आपको ठीक ठाक डेटा देने की कोशिश की है। अगर आपको अपने साइड से कुछ ऐड ऑन करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो आगे जब भी एक प्रश्न आएगा तो मैं 95वां का ध्यान रखूंगा कि मुझे अपने साइड से कुछ ऐड ऑन करना है और मैं उन चीज़ों को ऐड कर दूंगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर सीरीज़ ठीक लग रही होगी। मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। तो कल और परसों का जो लेक्चर होगा उसमें मुझे लगता है कि 20+ क्वेश्चंस, मतलब 25-25 क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मे बी उससे अधिक क्वेश्चंस शामिल कर लिए जाए। ठीक है, लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पेशेंस के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि जब आप किसी बड़ी तपस्या में लगे हैं, किसी बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, तो छोटी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं। तो थोड़े बहुत जो डेविएशंस होते हैं उनसे बचिए और लेक्चर को कंटिन्यूअस देखते रहिए, जरूर लाभ होगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे ही नहीं, ऐसा मैं अपना ऐड नहीं कर रहा पर्सनली, आप किसी के भी लेक्चर को, किसी के भी चैनल को अगर आप डिट्टो फॉलो करोगे जैसा वो कहता है, ठीक है, तो आप निश्चित मतलब 100% कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगे और 20-22 दिन बाद की जो प्रोसेस होती है उसमें आपके अंदर वो चेंजेस दिखने लगेंगे, आप रिफ्लेक्ट करने लगोगे चीज़ों को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरी खुद की रीडिंग हैबिट काफ़ी टाइम से छूटी। ठीक है, आदमी 10 तरह की चीज़ों में व्यस्त होता है और रीडिंग हैबिट छूट जाती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये हैबिट छूटने मत दीजिए। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को पढ़िए ज़रूर, और वो भी डिजिटली तो पढ़िए लेकिन उसके अलावा भी पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, डिजिटली भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है, आज के टाइम में डिजिटली आप पढ़ें, लेकिन उसके अलावा ज़रूर पढ़िए। एक रीडिंग हैबिट बना के हमेशा रखिए। ठीक है, रीडिंग हैबिट मस्तिष्क को हमेशा काम रखती है, आप खुश रहोगे इंटरनली। ठीक है, कुछ नई चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।